यदि शक्ति का दुरुपयोग हो तो वह हिंसा बन जाती है, और यदि अगर शक्ति का प्रयोग सही कारणों के लिए हो तो वह न्याय बन जाता है। यह उच्च ख्यालात उस शख्सियत के हैं जिनका जीवन काल केवल 23 वर्ष 5 महीने और 23 दिन ही रहा, लेकिन इतने कम जीवन के अंतराल में भारत माता की आज़ादी का वो विपुल वो बजा के चले गए कि जब तक पूरा संसार रहेगा, जब तक पूरा विश्व रहेगा, वह उनकी गाथा अमर गाथाओं में रहेगी और वो हम सभी के दिलों में राज करेंगे। आज का दिन बहुत गौरवान्वित, बहुत वीरतापूर्ण दिवस है, क्योंकि आज शहीद आलम भगत सिंह जी की जयंती है। तो सबसे पहले तो शहीद भगत सिंह जी को शत शत नमन, उन्हें शत शत कोटि कोटि प्रणाम। तो आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कोटनाला केदार में। मैं आपका अजीज मित्र हिमांशु कोटनाला। तो ये जो कहानी है, इनका जीवन काल इस तरह से रहा है कि इन्होंने यह सिद्ध किया है कि जीवन लंबा नहीं होना चाहिए, जीवन अगर छोटा भी हो लेकिन जीवन महान होना चाहिए, जीवन बड़ा होना चाहिए। तो आज के दिन में शहीद आलम भगत सिंह जी की बात करेंगे। उनकी जो छोटी लेकिन विशाल, जो कहते हैं ना समंदर, विशाल समंदर जैसा जो जीवन रहा है, उन्होंने इतने काम किए हैं, तो उनको याद करके उनकी छोटी सी कहानी को हम लोग सुनें। तो शहीद आलम भगत सिंह जी का अगर जन्म की बात करें तो दरअसल इनके जन्म में काफ़ी सारे विरोधाभास हैं। दरअसल कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि 28 सितंबर को इनका जन्म हुआ था सन 1907 में, लेकिन काफ़ी सारे ये भी मानते हैं कि 19 अक्टूबर या 24 अक्टूबर 1907 में इनका जन्म हुआ था। तो जो सबसे प्रचलित डेट जो है वो 27 सितंबर 1907 को मानी जाती है, जिसमें शहीद आलम भगत सिंह जी का जन्म दिवस माना जाता है। तो बल्कि आज 28 तारीख है, 28 सितंबर है, तो आज हम वीडियो बना रहे हैं क्योंकि 27-28 को माना जाता है। तो इनका जन्म पंजाब के जो अभी तो पाकिस्तान अलग हो गया, भारत अलग हो गया, लेकिन उस समय के अभी पाकिस्तान में चली गई है वो। तो उस समय अविभाजित भारत के पंजाब में हुआ था, एक वहाँ पर गांव पड़ता है, वहाँ पर पंजाब में हुआ था, बांगा गांव में इनका जन्म हुआ। अब इनके जन्म से ही पिताजी सरदार किशन सिंह थे और माता जो है माता विद्यावती कौर थी। तो बचपन से ही जब पैदा हुए थे तो बचपन से मतलब इनका जो परिवार था, पिताजी चाचा जी सबके सब स्वतंत्रता सेनानी थे, सबके सब। तो बचपन से ही ये सीखते हुए आ गए थे कि किस तरह से भारत माता के लिए, क्योंकि पूरा परिवार बढ़ रहा है। इनफैक्ट यहाँ तक कि इनके जो पिताजी थे और इनके चाचा जी थे वो जेल में बंद थे, उनको तभी उस दिन ही छोड़ा गया जिस दिन भगत सिंह जी का जन्म हुआ था। तो उस वक्त बहुत ज़्यादा डबल खुशियाँ हो गई थी। एक तरफ तो भगत सिंह जी इस दुनिया में आए थे, दूसरी तरफ उनके पिताजी को भी छोड़ दिया गया। बल्कि इनके जो चाचा जी थे वो अजीत सिंह जी, वो तो इतने बड़े क्रांतिकारी थे कि उनको गिरफ्तारी से बचने के लिए उनको ईरान जाना पड़ा। तो इस तरह से ही उनका जीवन चला कि जीवन में उन्होंने ये देखा कि घर से ही क्रांतिकारी पैदा हो रहे, तो खून में आ गया वो क्रांतिकारी वाला। शिक्षा की बात करें तो भगत सिंह जी प्राइमरी स्कूल में गए, यानी जो शुरुआत की पढ़ाई की तो कोई ब्रिटिश जो उस समय ब्रिटिशों के स्कूल हुआ करते थे वहाँ नहीं गए, क्योंकि वो ये मानते थे कि नहीं, मुझे उस स्कूल में नहीं जाना, तो ब्रिटिशों ने बनाया है, मुझे अपने भारतीय ही स्कूलों में जाना। तो जो प्रारंभिक तालीम ली इन्होंने सरकारी स्कूल से ली। सरकारी स्कूल से लेने के बाद ये पढ़ाई में तो अच्छे थे, ये पढ़ाई चलती रही इनकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड। तब से ये एक तरह से बोला जाए तो क्रांतिकारी तो खून में ही थे, लेकिन तब से इन्होंने ये डिसाइड कर दिया कि अब तो भारत से अंग्रेजों को खदेड़ना ही खदेड़ना है। पूरा अंदर से ही जो दुश्मनी का बिगुल हो गया वो डंका बज गया। क्योंकि सभी को पता है कि जलियांवाला बाग में क्या हुआ। वहाँ पर
जनरल डायर ने जो जलियांवाला एक स्थान था वहाँ पर निहत्थे क्रांतिकारियों पे ओपन फायर कर, उसमें तकरीबन बोला जाता है, सरकारी गवर्नमेंट आंकड़ा तो ये था कि 300 से 350 क्रांतिकारी शहीद हुए थे, लेकिन तकरीबन 1000 से ऊपर लोगों की वहाँ पर शहादत हुई थी या वो मृत्यु हुई। जिस दिन ये घटना हुई उसके अगले दिन भगत सिंह स्कूल नहीं पहुंचे, स्कूल नहीं गए। वो उनके जो गांव था वहां से तकरीबन 50 किलोमीटर दूरी पर ये पूरा हत्याकांड हुई थी, वहां गए, पैदल पैदल गए और वहां पर जाके जब उन्होंने मट्टी देखी तो वो मिट्टी उन्होंने उठा के और अपने उसमें लेके घर आ गए और हमेशा उस मिट्टी की पूजा करते थे और उन्हें वो मिट्टी ये याद दिलाती थी कि मेरा पर्पस क्या है, मुझे जिंदगी में करना है। तो इस तरह से बचपन से उन्हें मिल गया था उनका जीवन का पर्पस। प्रतिभा और कौशल के धनी, दरअसल भगत सिंह बचपन से ही प्रतिभा और कौशल के धनी रहे। ये इन्होंने जो अपनी प्राथमिक शिक्षा इन्होंने प्राइमरी स्कूल से खत्म करने के बाद ये पहुंचे लाहौर के नेशनल कॉलेज में बीए की तालीम लेने। तो ये अव्वल दर्जे के छात्र तो थे पढ़ाई में, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ ये बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ में इनका पार्टिसिपेशन रहता था और यहाँ तक कि इतने खुशनुमा, इतने जॉली नेचर के थे भगत सिंह जी की ये इन्हें पुस्तकें पढ़ना बहुत पसंद था। इन्हें इनकी पुस्तकों से, इनकी किताबों से मोहब्बत इनको हो गई थी। ये कविताएं लिखते थे, ये श्लोक लिखते थे, ये निबंध लिखते थे। कई बार इनको निबंध लिखने के लिए बहुत सारे पुरस्कार भी मिले। साथ साथ में रंगमंच की एक्टिविटियां, थिएटर की एक्टिविटियां भी करते थे। और मैं आपको बताऊं, जो भी थिएटर की एक्टिविटीज या इस प्रकार की एक्टिविटीज करता है वो निराश तो कभी नहीं होता यार, वो खुल के रहता है, वो जॉली नेचर का होता है। तो इसी प्रकार रहते थे। यहाँ तक कि जब ये अपने दोस्तों से मिलते या किसी से मिलते तो बिल्कुल खुश होकर मिलते और एक बिल्कुल ओपन हार्ट से मिलते थे। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये पूरे कॉलेज में युवाओं की दिल की धड़कन, उनकी जान हुआ करते थे। हर चीज़ में बोलते ना, हर फन मौला हुआ करते। उसी दौरान कॉलेज में ही इनकी मुलाकात लाला लाजपत राय जी से और बहुत सारे क्रांतिकारियों से और हुई जो इनके साथ आगे तक हर चीज में अव्वल थे। देखिए इतने, ये एक दुखद विडंबना है हमारे देश की या हमारी खुद की बोल ली जाए, क्योंकि हमने आज तक जब भी भगत सिंह जी के बारे में बहुत कम लिखा हुआ है पुस्तकों में, लेकिन हमने जो भी देखा या पुस्तकों में हम पढ़ते हैं वो ये देखते हैं कि महान क्रांतिकारी तो थे, लेकिन साथ में हम ये देखते हैं कि काकोरी कांड, ट्रेन लूटने की घटना या सैंडर्स की हत्या या बम फोड़ने की, इस प्रकार की हम मतलब वैसी घटनाएं हम लोग देखते हैं। देखिए महान विचारक, महान क्रांतिकारी तो थे, लेकिन जॉली नेचर के थे यार। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खतरनाक इस तरीके से तो दिखाता है, ऐसा नहीं थे। ये पूरा बहुत खुली नेचर के, चाहते तो सर्वगुण संपन्न थे, हर फन मौला थे, शिक्षा में अच्छे थे, पढ़ाई में अच्छे और इन सारी चीज़ों में। चाहते तो देश में या विदेश में उन्हें बहुत अच्छी नौकरी कर लेते और मतलब पूरा अपनी ज़िंदगी खुश तरीके से बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या चुना? उन्होंने मौत चुनी। इसके लिए चुनी हिंदुस्तान के लिए, हम लोगों के लिए उन्होंने मौत चुनी। अंग्रेजों के ऊपर मौत का तांडव। इस प्रकार वाक्य है मेरी कलम मेरे वाक्यों से कि अगर इश्क भी लिखना चाहो तो इनकलाब लिख जाता हूं। तो जो बचपन में जो आंधी की शुरुआत हुई थी वो अब यहाँ पर सुनामी में बदल गई। कॉलेज में क्रांतिकारियों से मिले और क्रांतिकारियों के बाद इन्होंने कॉलेज आधे में ही छोड़। उसके बाद ये उस दौरान दो दल हुआ करते थे, गरम दल और नरम दल, जो कि उस वक्त भारत की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। तो इन्होंने गरम दल का के वहाँ चले गए, क्योंकि लाला लाजपत राय और भी जो इनके साथ वाले थे वो गरम दल में। बात आती है असहयोग आंदोलन की। 1920 में आया असहयोग आंदोलन, जो कि जिसमें जो गरम दल के लोग थे, नेता थे, क्रांतिकारी थे, उन्होंने पूरा सहयोग दिया नरम दल वालों को, जिसके नेतृत्व गांधी जी कर रहे थे। तो ये बहुत अच्छा चल रहा था, ये अंग्रेजों की इन्होंने नींद तक हिला दी थी। लेकिन तकरीबन 4 फरवरी 1922 के दौरान एक घटना हो जाती है, काकोरी चोरी चोरा कांड।
दरअसल इसमें हुआ क्या कि गोरखपुर में जो एक गोरखपुर में एक जगह पड़ती है, वहाँ पर कुछ क्रांतिकारी काफ़ी सारे लोग थे, वो इकट्ठा हो रखे थे और वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन उसी दौरान अंग्रेज़ों ने उन पे लाठीचार्ज किया और उस घटना में फिर जो पूरी भीड़ थी वो एकदम निराश हो गई और एकदम गुस्सा आ गया सबको। उन्होंने पूरा थाना जो था वो वहाँ पर गोरखपुर के पास उसको जला दिया, जिसमें तकरीबन 22 पुलिस वाले उसमें मर गए और उनके कुछ परिवार वाले थे। तो वहाँ से जो एक असहयोग आंदोलन की नींव हुई थी, वहाँ पर गांधी जी ने अपना प्रोटेस्ट वापस ले लिया। उन्होंने ये कहा कि अब ये विद्रोह हो गया, मतलब हमारा अहिंसात्मक था लेकिन ये हिंसा हो गया, तो अब मैं वापस ले रहा हूँ। जब ये वहाँ पर वापस लिया गांधी जी ने, तो तब से सरदार भगत सिंह जी के थोड़े विचार फिर अब पूरे अलग हो गए थे गांधी जी से, क्योंकि भगत सिंह जी ये चाहते थे कि ये जो विरोध है ये बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन गांधी जी ने अभी वापस ले लिया है। अब गांधी जी, देखिए ये प्रोटेस्ट तो पूरा देश के लिए था ना, तो उन्होंने ये माना कि इन्होंने गलत किया है, क्योंकि ऐसी विचारधारा नहीं होती, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। तब इन्होंने गदर पार्टी में चले गए, गदर पार्टी में गए, वहाँ पर इन्हें लाला लाजपत राय और जितने भी बड़े बड़े क्रांतिकारी हैं वो मिले वहाँ पर इन्हें। और तभी इमोशनल इनके घर वालों ने इन पे दबाव डाला कि अब तू शादी कर ले बेटा। तो उनको शादी करने के लिए, मनाने के लिए दबाव डालना शुरू कर दी। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि अगर हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले मेरी शादी हो गई तो मेरी दुल्हन मौत होगी। और ये एक चिट्ठी घर में छोड़कर ये वहां से कानपुर चले आए क्रांतिकारी, और उस चिट्ठी में साफ साफ ये लिखा था कि मैं इस जो संसार में आया हूँ वो मैं शादी करने के लिए या सांसारिक जीवन के लिए नहीं आया हूँ, मैं बहुत बड़े उद्देश्य के लिए आया हूँ, मैं भारत माता के लिए आया हूँ, और बस मेरा पूरा जीवन ही अब भारत माता के लिए निछावर हो जाएगा। गदर पार्टी में आए तो गदर पार्टी के दौरान काफी सारे भगत सिंह के क्रांतिकारी दोस्त थे जो शहीद हो गए, लेकिन सबसे महान क्रांतिकारी जो उस वक्त शहीद हुए, राम प्रसाद बिस्मिल। उसके बाद भगत सिंह ने पूरा सोच लिया कि ब्रिटिशों को हिंदुस्तान से बाहर तो फेंकना ही फेंकना है, लेकिन इनको अब मारना है, अब इनको इस तरह से ईंट का जवाब पत्थर से देना है। तो उनके ही तरह अब जो और क्रांतिकारी भी थे, सब ने मिलकर शुरुआत की एक एसोसिएशन की, वो थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन। दरअसल इनका मोटिव ये था कि इन पे जितने भी और बहुत सारे क्रांतिकारी थे, जिनमें चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, भगत सिंह और बहुत सारे इसी विचारधारा के, दरअसल ये ऐसे युवा इन्होंने लिए थे कि जो अपनी मौत से ना डरते हों और जिन पे जुनून हो क्रांतिकारी बनने। ये इनका एक ही नारा था कि बुराइयां इसलिए नहीं बढ़ रही हैं कि बुरे लोग आ रहे हैं, बुराइयां इसलिए ज़्यादा हो रही है क्योंकि हमने बुराइयों से लड़ना बंद कर दिया, हमने उन्हें एक्सेप्ट, इस प्रकार के मानसिकता वाले। तो उसके बाद इन्होंने काफ़ी सारे प्रोटेस्ट, काफ़ी सारे विद्रोह शुरू कर दिए। लेकिन असली मोड़ तब आया जब 1927 के दौरान ब्रिटिश जो सरकार थी वो एक चीज़ लेके आई, वो एक नियम लेके आई, साइमन कमीशन। दरअसल इसमें हुआ क्या था कि उन्होंने एक नीति बनाई कि भारत में जितने भी नियम बनेंगे, जो संविधान होंगे, वो केवल ब्रिटिशों के द्वारा ही होंगे। वो जो पार्लियामेंट है उसमें खाली ब्रिटिश रखे, एक भी हिंदुस्तानी नहीं था। अब सोचिए, हिंदुस्तान के लिए नियम बन रहे हैं, यहाँ का संविधान बन रहा है, इसमें एक भी ना रहे हिंदुस्तानी, तो यहाँ से पूरे देश में उसके लिए विद्रोह शुरू हो, चाहे वो गरम दल हो, चाहे वो नरम दल हो, चाहे मुस्लिम लीग हो, सब के सब ने प्रोटेस्ट करना शुरुआत कर दी। लेकिन 1928 के दौरान एक शांतिपूर्ण विद्रोह चल रहा था, लेकिन उसमें ब्रिटिशों ने लाठीचार्ज शुरू कर दी, और जिसमें लाला लाजपत राय जो महान क्रांतिकारी थे वो शहीद हो गए। उनको निहत्तों को ब्रिटिश सरकार ने मारना शुरू कर दिया, लाठीचार्ज शुरू कर दी। लेकिन लाला लाजपत राय इतने महान थे कि वो एक एक डंडों में उन्होंने ये कहा था कि ये जो एक एक डंडे तुम मुझ पे मार रहे हो, हम सभी पे मार रहे हो, ये तुम्हारी ब्रिटिशों के ताबूत में एक एक कील हो। जब वो शहीद हुए तो इन चारों ने, मेनली जितने भी क्रांतिकारी थे, सुखदेव, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और जितने भी थे, सब ने ये सोच लिया कि इसका बदला लेना है। क्योंकि उस दौरान सुप्रिटेंडेंट जिन्होंने आदेश दिया था मारने का, लाठीचार्ज करने का, वो इस्कॉन थे,
लेकिन थोड़ा जब इन्होंने मारने की उनका पूरा मारने के लिए वो बनाया, तो उस प्लान में थोड़ा सा वो प्लान एग्जीक्यूट सही से नहीं हो पाया। उसमें क्या हुआ कि सैंडर्स, मतलब इस्कॉन को मारना था, लेकिन सैंडर्स जो कि उस समय सब सुपरिटेंडेंट था, वो भी खैर उतना ही इन्वॉल्व था उस चीज़ में, लेकिन वो मारा गया। वो जैसे ही मारा गया तब इन सभी को इधर उधर जाना पड़ा, उसकी हत्या कर दी, लेकिन बदला लिया जरूर। निडरता, शूरवीर और लीडरशिप क्वालिटी। मेरे सीने में जो जख्म है वो तो फूलों के गुच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ऐसे क्रांतिकारी, ऐसे पागल थे, ऐसे शूरवीर थे कि सैंडर्स को मारने के बाद छिपे नहीं, बिल्कुल नहीं छिपे, बल्कि सबको पता था, हर कोई ढूंढ रहा था उन्हें मारने के लिए। उस दौरान इन्होंने ऐसा कारनामा कर दिया कि पूरा विश्व इनसे खौफ खाने लगा, ब्रिटिशों को तो छोड़ो। ये पहुंच गए सेंट्रल असेंबली। दरअसल उस दौरान क्या होता था कि किसानों के ऊपर काफ़ी सारे असेंबली में वो कानून वगैरह लेके आते थे। ब्रिटिश काफ़ी सारे कानून लेके आते थे, लेकिन वो ऐसे कानून हुआ करते थे जो किसानों के फेवर में नहीं थे या भारतीयों के फेवर में नहीं थे। इन्होंने एक प्लान बनाया कि दरअसल ये एक कोर्ट, बहुत अच्छा एक कोर्ट है कि अंग्रेज बहरे हो चुके हैं, उनको सुनाने के लिए कुछ विस्फोट करना होगा। तो विस्फोट में इन्होंने ये प्लान बनाया कि हम सेंट्रल असेंबली, अब तो इंडियन पार्लियामेंट हो गया, उस समय सेंट्रल असेंबली हुआ करती थी, उसमें जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वो ब्रिटिश थे। तो इन्होंने एक योजना बनाई कि वहाँ पर जाके हमने एक विस्फोट करना है, लेकिन फिर भागना नहीं है, अपने आप को हवाले कर देना ब्रिटिशों को। तो इतने ज़्यादा शूरवीर थे। अब पहले शुरुआत हुई, पहले भगत सिंह को बिल्कुल मना कर दिया था कि तुम नहीं जाओगे वहाँ पर, लेकिन बाद में बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह जी का वो रहा, क्योंकि भगत सिंह देखिए इतने बड़े क्रांतिकारी हो गए थे, उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था और वो बहुत अच्छे वक्ता थे। मतलब वो जब बोलते थे तो हर कोई इन्फ्लुएंस हो जाता था। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने बोला कि आप मत जाओ, आप यहाँ के, आपको सुनते हैं लोग, आप बातें बहुत अच्छी करते हो, उच्च वक्ता हो आप। फिर भगत सिंह ने ये कहा कि मैं यही तो कह रहा हूँ, अगर मेरी बात लोग सुनते तो मैं जेल में जाऊँगा, जेल के अंदर, वहाँ से क्रांति की शुरुआत होगी। अब इन्होंने इस प्रकार का बम बनाया जो कि जिसमें विस्फोटक पदार्थ बहुत कम थे। इन्होंने असेंबली में उस जगह वो बम फेंका जहाँ पर कोई लोग, मतलब कोई हताहत ना हुआ। बाद में इनकलाब जिंदाबाद करते करते ये वहाँ पर इन्होंने अपने आप को मतलब ब्रिटिशों के हवाले करते, अब भागे नहीं, जिससे फिर ब्रिटिश खौफ खा गई कि ये तो भाग भी न रहे। उसके बाद उन्हें जेल में पहुंचाया। अब जेल में जाके देखिए, शेर शेर होता है, शेर पिंजरे में भी शेर होता है, शेर जंगल में भी शेर होता है। तो जंगल में शेर तो थे भगत सिंह, लेकिन जब ये जेल पहुंचे वहां पर भी ये शेरों की तरह रहते थे। वहां जाके इन्होंने देखा कि इस प्रकार जो क्रांतिकारी लोग थे या जो भारतीय लोग थे, उनके साथ पार्शियलिटी करते थे ब्रिटिश, लेकिन जो ब्रिटिश के कैदी हुआ करते थे उनको सारी सुविधाएं दी जाती थी, उन्हें अखबार दिया जाता था, उनको उनके साथ बर्ताव बहुत अच्छा किया जाता था, उन्हें खाना अच्छा दिया जाता था। लेकिन उल्टा यहाँ पर जो हिंदुस्तानी कैदी हुआ करते थे, इनके साथ बहुत बर्बरता दिखाते थे। वहाँ पर फिर से लीडरशिप क्वालिटी जागी और उन्होंने इनिशिएटिव लिया। उन्होंने भूख हड़ताल की शुरुआत कर दी, जो जून 1929 से चलकर लगभग अक्टूबर तक चली। 114 दिन भूख हड़ताल में चले गए भगत सिंह, कुछ नहीं खाया। अंग्रेजों ने काफ़ी सारी कोशिशें की कि वो कुछ खा लें, उनके अंदर ठूसा, मतलब पानी, दूध और इस प्रकार की चीज़ें, लेकिन उन्होंने मुंह नहीं खोला। और 114 दिन के बाद अंग्रेज़ों को झुकना पड़ा। सोचिए 114 दिन, यहाँ एक दिन हमें खाना ना मिले तो हमारे होश उड़ जाते, लेकिन 114 दिन भूखे रहे। और भूखे भी ऐसे नहीं कि एक जगह पड़े हुए, भूख में भी उन्होंने अंदर से क्रांति जगा दी थी। उससे पहले जो पूरा विश्व रिकॉर्ड था भूखा रहने का, मतलब भूख हड़ताल का, वो 97 दिन था, लेकिन 114 दिन भूख हड़ताल रहे। बाद में अपनी मांगे उन्होंने मनवा ही दी कि हिंदुस्तान कैदियों के साथ भी वो ही बर्ताव किया जाए जो ब्रिटिशों के साथ किया जाए। तो इस प्रकार दिखाया कि शेर शेर ही होता है यार, चाहे वो जंगल में रहे, चाहे वो पिंजरे में रहे, या चाहे वो किसी के कैद में रहे। जिंदगी तो अपने बलबूते जी जाती है, दूसरों के भरोसे तो जनाजे उठा करते हैं। तो सैंडर्स की हत्या, असेंबली में बम, जो ये सारी उनके पास उन पे एलिगेशन लगे, तो ब्रिटिश हुकूमत ने 7 अक्टूबर को उनको 24 मार्च 1931 को फांसी देने की घोषणा कर दी। लेकिन फिर बाद में देखेंगे हम कि एक दिन पहले ही उनको, लगभग 11 घंटे पहले ही उनको फांसी दे दी गई।
तो जब उन्हें ये फांसी की सज़ा सुनाई तो 7 अक्टूबर से लेकर और जब तक उन्हें फांसी ली, काफ़ी सारे लोगों ने ये कोशिश की कि उनकी फांसी टल जाए, लेकिन ये तो अपने सर पे कफन बांध के आए थे कि नहीं, ये तो मरने के लिए ही आए थे। एक बार दरअसल एक कांग्रेस के जो उस समय के क्रांतिकारी थे, उन्होंने उनसे पूछा कि आपने जो आप पे लाहौर के एलिगेशन लगे हैं, तो आपने उसका विरोध क्यों नहीं किया, अपनी बात क्यों नहीं रखी। तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि देखिए, मैं क्रांतिकारी हूँ और क्रांतिकारियों का काम ही ये होना है, शहीद होना होता है। यानी मैं जब तक शहीद नहीं होऊंगा तो मैं क्रांतिकारी नहीं कहलाऊं। यानी मेरा जन्म ही शहीद होने के लिए बना है, भारत माता के लिए। तो ये इस प्रकार की। लेकिन एक बार तो पंजाब के जो गवर्नर थे, उनको चिट्ठी लिखी भगत सिंह ने कि हमें फांसी ना दे के हमें गोली मार दो, सबके सामने गोली मार दो। तो उनकी इस प्रकार की फरमाइश का कारण पूछा तो तब उन्होंने ये कहा कि मैं क्रांतिकारी हूँ, मैं एक क्रांतिकारी हूँ और क्रांतिकारी का जो मिशन होता है वही ये होता है कि शहीद हो जाना, लेकिन चिंगारी भड़का देना। तो अगर आप मुझे मारते हो तो उन्हें पता था कि देखिए, भारत की आज़ादी के लिए मरना बहुत ज़रूरी था और इस प्रकार का उन्हें पता था कि यदि मैं मरूंगा तो उसके बाद ही देश में जो काफ़ी सारे लोग सो रखे हैं वो उठेंगे। तो उन्होंने ये मान लिया। बहरहाल उनके ये सारे व्यक्तित्व को देख के ब्रिटिश हुकूमत पूरा बहुत ज़्यादा टूट गई और बहुत ज़्यादा उनसे खौफ खाने लगी। इनके कारनामे ब्रिटेन में ऑलरेडी जा चुके थे। ये इतने ज़्यादा खौफ ज़्यादा हो गए कि जो 24 मार्च की फांसी की डेट तय हुई थी, वो इन्होंने, इनके जो 2 दोस्त थे सुखदेव और राजू, तीनों को 23 मार्च को ही देने की इन्होंने पूरी की पूरी अपना प्लानिंग कर दी। दरअसल किसी भी कैदी को जब फांसी होती है तो उनको सुबह के वक्त होती है फांसी, लेकिन इनको शाम को 7 बज के तकरीबन 15 या 20 मिनट में इनको फांसी दे दी गई 23 मार्च को, बिना किसी को बताए हुए। क्योंकि अंग्रेज़ों को ये पता था कि जब इनको फांसी दे देंगे हम तो उसके बाद पक्का विद्रोह पड़ जाएगा, पूरे देश में एक तरीके की सुनामी आ जाएगी और उसमें हम लोग बह जाएंगे। तो इनको दिया। प्रत्यक्षदर्शी ये कहते हैं कि जब इन्हें फांसी दी गई तो फांसी इन्हें 11 घंटे पहले दी गई। जब इन्हें पता चला कि हमें फांसी दी गई तो इन तीनों के चेहरे बिल्कुल खिले हुए थे, इनका वजन बढ़ चुका था और इनके जो मुंह में कोई भी शिकस्त नहीं थी। ये बिल्कुल गर्व से फांसी के फंदे में चले गए। और वो जेलर भी ये कहते थे कि आज तक हमने अपने पूरे जीवन काल में ऐसे कैदी नहीं देखे या ऐसे लोग नहीं देखे जो अपनी फांसी पे जा रहे हैं, लेकिन बस बिल्कुल मुस्कुराते हुए जा रहे हैं और मौत को बिल्कुल गले लगाते हुए जा रहे हैं। और एक ही चीज कह रहे हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आखिरकार 23 मार्च सन 1931 को इनको ये तीनों शहीद हो गए। और ये जब शहीद हुए उसके बाद तो भारत में बिल्कुल आज़ादी का विपुल बच गया। जो लोग सो रखे थे वो भी उठ पड़े और उसके बाद हम सभी को पता है कि किस प्रकार ब्रिटिश हुकूमत का खात्मा हुआ। उसकी जो नींव हिलाई ना, वो इन क्रांतिकारियों ने ही हिलाई और सरदार भगत सिंह जी ने ही की। तो आज इनकी जयंती पे सबसे पहले इनको शत शत नमन। इनसे देखिए सीखने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। एक अलग से भी वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये बहुत अच्छे विचारक भी बहुत अच्छे थे। ये कविताएं लिखते थे, इन्होंने एक से श्लोक लिखे, बहुत बेहद अच्छे शेर व शायरियाँ भी किया करते। तो उसके अलग ही एक वीडियो बनाएंगे, उसमें हम देखेंगे। लेकिन ये इस प्रकार का रहा इनका जीवन। केवल 23 वर्ष जिए, लेकिन इस 23 वर्ष में इन्होंने इस प्रकार के कारनामे कर दिए कि जब तक पूरी पृथ्वी रहेगी तब तक ये अमर रहेंगे। इन्होंने अमर गाथाएं लिखी। यानी जीवन बड़ा होना चाहिए, लंबा ना। और इनसे बहुत सारी चीज़ें और सीख सकते हैं। जैसे कि देखिए, पढ़ाई में होशियार थे, सब चीज़ में बहुत अच्छे से अव्वल नंबर के थे, लेकिन इन्होंने क्या चुना? इन्होंने आज़ादी के लिए। चाहते तो अपनी पूरी ज़िंदगी आसानी से काट सकते थे, अच्छी नौकरी मिल जाती, लेकिन जो भगत सिंह थे वो आज जो उनका इतना बड़ा नाम है वो कभी नहीं होता। और एक महान क्रांतिकारी भी पूरे भारत में ही नहीं, हर जगह भगत सिंह जी का नाम जहाँ भी ले लिया। तो आपको आज दोबारा से शत शत नमन। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में।